पापा, मम्मी हिल क्यों नहीं रही? क्या हुआ है मम्मी को? 12 साल की नव्या अपने बाप से रोते हुए पूछ रही थी और अशोक जी गुमसुम किसी बेजान मूर्त की तरह कुर्सी पर बैठे थे। सामने चारपाई पर उनकी पत्नी रात को तो अच्छी भली सोई थी, लेकिन सुबह बेजान हो चुकी थी। एक सदमा था जो बाप बेटी पर टूटा था। बेटा जवान था, शादीशुदा था। उसकी शादी को बस 6 महीने हुए थे कि माँ का देहांत हो गया। वो भी आंसू बहाकर रो रहा था। जब अशोक जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो नव्या की भाभी उसके पास आई और उसे अपने साथ लगा लिया। कहने लगी, मम्मी भगवान के पास चली गई हैं। ये सुनकर नव्या रोने लगी। उसके भाई ने भी उसे तसल्ली दी। भगवान की यही इच्छा है, और अपने पिता के पास जाकर उन्हें भी तसल्ली देने लगा। शुरू से ही अशोक जी को अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। आपस में बहुत अच्छे से रहते थे। शादी के तुरंत बाद शेखर ने उनके घर के आंगन में रौनक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा बच्चा नहीं हुआ था। पूरे 15 साल बाद नव्या पैदा हुई थी। अपने माँ और बाप की बहुत लाडली थी। भाई की शादी को अभी बस 6 महीने ही हुए थे, इसलिए भाभी का व्यवहार बहुत अच्छा था। लेकिन पत्नी के देहांत के बाद से अशोक जी बीमार रहने लगे। अपनी दुकान पर भी नहीं जा पा रहे थे। दुकान को बाप बेटा दोनों मिलकर चला रहे थे। बेटा कहता कि पापा, अब आप दुकान पर नहीं जाते। तो कहने लगे, बेटा, जब से तुम्हारी माँ का देहांत हुआ है मुझसे काम ही नहीं होता। दिल हर समय उदास रहता है। वो थी तो घर में रौनक थी, अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी कि बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये कहना ज़्यादा सही होगा कि बेटे और बहू ने मिलकर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही बहू उम्मीद से हुई, उसने कहा कि मुझसे घर के काम नहीं होते, अब नव्या सारे घर की काम करेगी। अशोक जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बहुत सालों बाद भगवान ने उन्हें बेटी दी थी। कहने लगे कि नव्या अभी छोटी है, स्कूल जाती है, वो कैसे काम कर सकती है। अशोक जी की बहू अंशिका कहने लगी, क्यों नहीं कर सकती? जब मैं सारे काम कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकती? बहू, अपनी उम्र देखो और इस बच्ची की उम्र देखो, वो तुम्हारे जितने काम कैसे कर सकती है। अंशिका कहने लगी कि मैं तो अब घर के काम नहीं करूँगी, बस मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, इसलिए मुझसे तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें कि मैं आपको बैठे बैठे खाना बनाकर खिलाऊंगी या मैं घर के काम करूंगी। लेडी डॉक्टर ने उसको ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब रात को अशोक जी का बेटा शेखर घर पर आया तो अशोक जी ने कहा कि इधर आओ, मेरी चारपाई पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बैठ गया। वो कहने लगे कि अगर तुम्हारी क्षमता हो तो घर के लिए कोई काम वाली रख लो, क्योंकि मैं नव्या से कोई काम नहीं करवाऊंगा। वह स्कूल जाती है और तुम्हारी पत्नी कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही है। वो कहती है कि लेडी डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला है, वो कोई काम नहीं करेगी, बस बेड पर ही बैठी रहेगी। शेखर कहने लगा, तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी उसने? लेडी डॉक्टर ने बोला होगा तभी तो वो कह रही है, और नव्या को काम करने में क्या परेशानी है? अभी से काम करेगी तो काम की आदत पड़ जाएगी। ये सुनकर अशोक जी को गुस्सा आ गया। वो कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी सी बहन है तुम्हारी और तुम्हें उसका बिल्कुल एहसास नहीं। वो कहने लगा कि मेरी पत्नी की हालत देखी है आपने, आपको उसका एहसास नहीं है, बस अपनी बेटी का ही एहसास है। इसका मतलब मुझे भी सिर्फ अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे का ही एहसास करना चाहिए। एक तो मम्मी को भी दुनिया से जल्दी जाना था, वो होती तो कितना आराम हो जाता। वो अंशिका के साथ हाथ बटा दिया करती थी। नव्या को तो अब आपने हाथ का छाला बना कर रखा है, उसे तो आप कोई काम करने ही नहीं देते। मेरी पत्नी बेचारी अकेली क्या क्या करे, और आपने भी घर की चारपाई संभाल ली है, मेरे साथ ज़रा भी मदद नहीं करवाते। मैं घर के खर्चों को कैसे कंट्रोल करूं? मैं यहाँ पर कोई भी काम वाली नहीं रख सकता, इसलिए नव्या से कहें कि घर के काम में अपनी भाभी का हाथ बटाए। अशोक जी कहने लगे, वो पढ़ रही है, जब वो स्कूल से आती है तब तुम्हारी पत्नी से इतना भी नहीं होता कि उसे रोटी बना कर दे दे, मैं उसे बाजार से रोटी ला कर देता हूँ। शेखर कहने लगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आपने अपनी बेटी को रोटी ला कर दे दी तो कोई एहसान थोड़ी किया है। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो काम नहीं करेगी, बस ये समझ लें। अशोक जी की बेटे की बात पर बड़ा दुख हुआ था। उसने तो जरा भी पिता की लाज नहीं रखी थी। अगले दिन जब नव्या स्कूल से वापस आई तो पसीने से भीगी थी। भूख और प्यास से होठ सूख रहे थे। अशोक जी पहले ही उसके लिए रोटी ले आए थे। रात की दाल उसने खुद गर्म की और अपने साथ साथ अशोक जी को भी खाना खिलाया। फिर उनको चाय भी बना कर दी। हालांकि छोटे मोटे कई काम वो कर देती थी। तभी अशोक जी ने कहा कि तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे साथ लग जाता हूँ, रात का खाना हम बना लेते हैं। वो तुरंत ही मान गई। उसने पिता के साथ मिलकर रात का खाना भी बनाया, आटा भी गूंधा और छोटी छोटी रोटियां भी बनाई। लेकिन जब शेखर घर में आया
तो सीधा अपने कमरे में चला गया। नव्या को आवाज़ देकर कहने लगा कि मेरा खाना यहीं कमरे में लगा दो। नव्या ने भाई और भाभी का खाना कमरे में लगा दिया। अभी खुद खाना खाने के लिए अपने पापा के पास बैठी ही थी जब शेखर ने उसे चिल्लाकर बुलाया, नव्या इधर आओ। वो फौरन से कमरे में गई तो एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। कहने लगा, ये रोटी बनाई है तुमने? ऐसे बनाते हैं रोटी, इतनी मोटी और इतनी छोटी सी, इसे कौन खाएगा, तुम्हारा बाप? थप्पड़ की आवाज़ सुनकर अशोक जी बहुत गुस्से से चारपाई से उठकर बेटे के कमरे में आए और नव्या को रोता देखकर उसे अपने साथ लगा लिया। वो कहने लगे, शेखर तुम्हें शर्म नहीं आई बहन पर हाथ उठाते हुए? वो कहने लगा, आपने देखा नहीं उसने कैसी रोटी बनाई है? अशोक जी कहने लगे कि पहली बार मेरी बच्ची ने रोटी बनाई है, क्या हुआ कि थोड़ी मोटी बन गई? तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो अपनी पत्नी को कहो कि वो तुम्हें रोटी बनाकर दे दिया करे। आज के बाद मेरी बेटी को कोई काम मत कहना। इस पर शेखर कहने लगा, कैसे नहीं बनाएगी, यही रोटियां बनाएंगी और बिल्कुल ठीक बनाएगी। आपने तो इसे सर पर चढ़ाकर रखा हुआ है। अशोक जी ने इस बार बेटे से दो टूक बात की कि मेरी बेटी से तुम कोई काम नहीं कहोगे, और नव्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर चारपाई पर ले आए। उसके गाल पर 5 उंगलियां छपी हुई थीं और नव्या रोए जा रही थी। अशोक जी ने अपनी बेटी को अपने साथ लगाया, अपने हाथ से खाना खिलाया और कहने लगे कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं देखता हूँ ये दोनों तुम्हारे साथ कैसे जुल्म और अत्याचार करते हैं। अशोक जी ने बेटी के चरपाई बिछाई और खाना खाने के बाद उससे कहने लगे, सो जाओ। उसी समय गुस्से से शेखर कमरे से बाहर आया और मेन गेट से बाहर चला गया। बाहर से अपने लिए अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर आया था। सुबह सुबह उन दोनों के कमरे से शोर की आवाज़ आने लगी। शेखर चिल्लाकर कह रहा था कि खबरदार, जो तुमने खाना बनाया तो भूखा मरने दो बाप बेटी को। ये लोग ऐसे ही सीधे होंगे, बस तुम अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें फल लेकर देकर जाऊंगा, वो तुम खाती रहना। दोपहर का खाना भी नौकर के हाथ भिजवा दूंगा। और शेखर ने यही किया था। सुबह सवेरे नव्या स्कूल जा चुकी थी। जब स्कूल से आई तो उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन इस बार अशोक जी की जेब में पैसे नहीं थे। रोज़ाना 150 शेखर उनको दे जाता था, जिससे वो ये करते थे कि दोपहर को अपने लिए और नव्या के लिए रोटी ले आते थे, क्योंकि अंशिका तो अपनी मर्जी की मालिक थी। दिल चाहता था तो रोटी बनाकर दे देती थी, वरना नहीं। बस पति के आने से पहले पहले नखरे शुरू कर देती थी कि मैंने सारे घर का काम किया है, मैं बहुत थक गई हूँ। हालांकि छोटे मोटे बहुत से काम नव्या करती थी, लेकिन वो किसी भी गिनती में नहीं आते थे। अशोक जी ने कहा कि तुम आटा गूंद दो, मैं तुम्हें रोटी बना कर देता हूँ, साथ में आमलेट भी बना दूंगा। लेकिन जैसे ही फ्रिज खोलकर देखा तो अंडे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। नव्या कहने लगी, पापा परेशान न हो, मैं भूखी रह लूँगी, कोई बात नहीं। सुबह से अशोक जी ने भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि शेखर ने सिर्फ अपनी पत्नी के लिए फल और दूध लाकर उसके कमरे में रख दिया था। फ्रिज में कुछ भी नहीं था कि बाप बेटी कुछ खाते। अशोक जी कहने लगे, नहीं तुम बैठो, मैं आता हूँ। वो घर से बाहर निकल गए। डेयरी वाले से उसकी अच्छी दोस्ती थी, उससे कहने लगे, ऐसा करो कि 1 किलो दूध दे दो, पैसे मैं तुम्हें 1-2 दिन में दे दूंगा। उसने 1 किलो दूध दे दिया। फिर वो खाने के होटल पर गए और उधार रोटी और खाना भी लेकर आ गए। घर आकर उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि पहले खाना खा लो। उसने खाना खाया, फिर पापा को चाय बना कर दी। दोनों बाप बेटी ने चाय पी ली। थोड़ा दूध बच गया। नव्या को फिर भी अपनी भाभी का एहसास हुआ। उसने चाय का 1 कप बनाकर अंदर अंशिका को भी दे दिया कि भाभी आप भी चाय पी लें। लेकिन अंशिका का दिल उसके लिए बड़ा कठोर था। कप उठाकर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। कहने लगी, निकल जाओ यहाँ से। रात को तो तुमने यूं रोना डाला था जैसे पता नहीं तुम्हारे भाई ने तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार डाला हो। अब पता चलेगा तुम बाप बेटी को, जब भूखा रहना पड़ेगा। ये सुनकर नव्या रोते हुए कमरे से बाहर आई तो अशोक जी चायपाई पर सर पकड़े बैठे थे। समझ गए थे कि बेटा और बहू मिलकर उन्हें क्या सज़ा देने वाले हैं। उनके बूढ़े हाथों में अब इतनी हिम्मत न थी कि मजदूरी करते, लेकिन फिर भी घर से बाहर चले गए। अपनी दुकान पर गए तो शेखर वहाँ पर औरतों को कपड़े दिखा रहा था, वो कपड़े बेच रहा था। अशोक जी दुकान पर जाकर बैठ गए तो शेखर कहने लगा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? चले निकले यहाँ से। अब ये दुकान मेरी है और मैं खुद ही संभाल लूँगा, अपने लिए कहीं और व्यवस्था कर लें। अशोक जी कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं अपने लिए कहीं और व्यवस्था क्यों करने लगा? ये मेरी दुकान है, घर भी मेरे नाम है, मैं अपनी दुकान पर खुद बैठूंगा, अपनी बेटी के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी खुद कर लूँगा। लेकिन शेखर अपने पिता से लड़ने लगा। शोर की आवाज़ सुनकर आसपास के दुकानदार वहां आ गए तो वो कहने लगा, बूढ़े हो गए हैं लेकिन घर पर बैठने को तैयार नहीं। शेखर ने अशोक जी की को बात करने का मौका तक नहीं दिया और लोगों के सामने यही दिखाया
कि बाप बूढ़ा होने के बाद भी जानबूझ के दुकान पर बैठता है ताकि मैं सुकून से काम ना कर सकूं। ये मुझे परेशान करने के लिए दुकान पर आते हैं। सबने कहा, बाबा जी जब बेटा कमा रहा है तो क्यों परेशान कर रहे हैं, घर जाकर आराम से बैठिए। वो कहते रह गए कि ये मेरे साथ चालाकी कर रहा है, मुझे परेशान करना चाहता है। लेकिन किसी ने भी अशोक जी की बात को महत्व नहीं दिया और उन्हें दुकान से निकाल कर कहने लगे, जाकर घर बैठें, आपका बेटा है ना कमाने के लिए। वो परेशान हो गए कि अब क्या करूं। फिर उन्होंने अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन चले गए और लोगों का सामान उठाने लगे। जो पैसे उनको मिलते घर आकर संभाल कर अपने तकिए के अंदर रख लेते। जैसे ही नव्या स्कूल से आती तो बाजार से अशोक जी उसके लिए खाना ले आते थे। दोनों बाप बेटी वही रोटी खाते, लेकिन अशोक जी से अब होटल की रोटी चबाई नहीं जाती थी। इसलिए नव्या ने रोटी बनानी भी सीख ली। जैसे तैसे वो बनाती थी, अशोक जी खुश होकर खा लेते थे। जब अंशिका ने देखा कि पिताजी ने तो मजदूरी शुरू कर दी है, तो शेखर के कान भरने लगी कि तुम्हारी तो बदनामी हो जाएगी। लोग बातें सुनाएंगे कि बेटा दुकान पर बैठकर नौकरों से काम करवाता है, नोट छापता है और बूढ़ा बाप रेलवे स्टेशन में जाकर मजदूरी करता है, लोगों के भारी सामान उठाता है। अपने पिता को घर बैठाओ। ये सुनकर शेखर को बड़ा गुस्सा आया। जब शाम को अशोक जी पसीने से भीगे घर आए तो खाना लेकर आए थे। इससे पहले कि दोनों बाप बेटी खाना खाते, शेखर उनके पास आ गया। कहने लगा, पापा ये आपने क्या तमाशा लगा रखा है, आप मुझे बदनाम करना चाहते हैं। लोग मुझे बातें सुनाएंगे कि बेटा दुकान पर पंखे के नीचे बैठकर काम करता है, दुकान पर नौकर रखे हुए हैं और बाप बुढ़ापे में रेलवे स्टेशन पर लोगों के सामान उठाता है। अशोक जी कहने लगे, अगर तुम्हें इतना ही एहसास है तो तुमने खर्चा देना क्यों बंद कर दिया। अपनी पत्नी की हर ज़रूरत तुम पूरी कर रहे हो और हम बाप बेटी को तुमने भूखा प्यासा छोड़ रखा है। मैं अपनी बेटी को तो ज़रूर पालूंगा। तुम्हें अपनी संतान की चिंता है तो उसी की चिंता करो, अपनी इज्जत की चिंता ना करो। लेकिन वो चिल्लाने लगा, कहने लगा, अगर आप कल जाएंगे तो देखिए मैं क्या करता हूँ। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। और रही बात घर के खर्चों की, तो वो तो मैंने आपकी ज़िद के कारण बंद किया है। अगर आप नव्या को सर पर न चढ़ाते और वो घर के काम कर लेती, कुछ काम सीख लेती, तो मैं ऐसा ना करता। दोनों बाप बेटे का झगड़ा बढ़ने लगा तो नव्या रोकर हाथ जोड़ने लगी कि भाई मैं घर के सारे काम करूँगी, भगवान के लिए पापा से कुछ मत कहो, लड़ाई मत करो। उसे डर लगता था कि मम्मी भी नहीं रही, भगवान न करे कहीं लड़ाई झगड़े में पापा को कुछ हो जाए। अशोक जी गुस्से में जोर से बोलते थे तो कांपने लगते थे और शेखर भी गुस्से में आपे से बाहर हो जाता था। नव्या को डर था कि कहीं उसके पापा को भी कुछ ना हो जाए। अगले दिन जब नव्या स्कूल जाने लगी तो शेखर उठकर कमरे से बाहर आ गया। कहने लगा, अब तुम स्कूल नहीं जाओगी, घर के काम करोगी, वरना मेरा फिर पापा से झगड़ा होगा और फिर तुम्हें डर लगेगा। ये सुनकर नव्या घबरा गई। जब अशोक जी की आँख खुली तो देखा कि नव्या किचन के काम कर रही है, आटा भी गूंथ चुकी थी और बर्तन धो रही थी। अशोक जी कहने लगे, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं गई। वो कहने लगी, पापा आज तबीयत ठीक नहीं थी, कल चली जाऊंगी। उसने जानबूझकर सच नहीं बताया कि कहीं भाई और पापा की फिर से लड़ाई ना हो जाए। फिर उसने अपने पिता का पराठा बनाकर दिया, चाय बनाकर दी। तब तक शेखर भी तैयार होकर आ गया था। अपने भाई को भी पराठा बनाकर दिया, साथ में चाय भी दी। कहने लगा, अंशिका की तबीयत ठीक नहीं है, उसे नाश्ता बनाकर कमरे में ही दे देना। ये कहकर वो घर से चला गया। उसने चुपचाप अपनी भाभी को भी नाश्ता बनाकर दिया। लेकिन जब अपने लिए पराठा बनाने लगी तो गर्म गर्म तवा उसके हाथ पर लग गया। वो बिलबिला उठी, रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर अशोक जी किचन में आ गए। देखा तो वो अपना हाथ दूसरे हाथ से पकड़े रो रही थी। जब हाथ देखा तो पूरा हाथ लाल हो चुका था, रोटी तवे के बजाय ज़मीन पर गिरी हुई थी। ये देखकर अशोक जी ने जल्दी से उसके हाथ पर दवा लगाई। कहने लगे कि मैं इसलिए तुम्हें काम करने से मना करता हूँ, तुम्हारी अभी कोई उम्र थोड़ी है। तुम्हारी भाभी हट्टी कट्टी कमरे में बैठी है, उसे ज़रा भी शर्म नहीं आती कि चलो साथ ही लग जाए, खड़े होने से उसे कुछ थोड़े ही हो जाएगा, लेकिन जानबूझकर बहाना करके बैठी है। मेरी मासूम सी बच्ची की हाय लगेगी उसे। लेकिन नव्या बुरी तरह से डर गई। कहने लगी, पापा ऐसा कुछ न कहें, जानती थी कि भाभी भाई के कान भरेंगी और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और फिर यही हुआ था। अंशिका वॉशरूम से बाहर आने लगी तो उसका पैर फिसल गया और वो जोर से गिर गई। शायद इस मासूम सी बच्ची के आंसुओं की आह अंशिका को लग गई थी। वो चीखने चिल्लाने लगी। पड़ोस की औरतें आ गईं और फिर उसके पति यानी शेखर को भी बुला लिया। हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उसका बच्चा पेट में मर चुका है। और अंशिका कहने लगी, ये तो होना ही था, तुम्हारे पिता ने बद्दुआएं जो दी थीं। रोते हुए जब उसने सारी बातें शेखर को बताई तो शेखर का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। घर आते ही उसने अपने पिता और बहन को बहुत मारा, डंडों से मारकर घर से निकाल दिया।
कहने लगा, निकल जाओ यहाँ से, आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मोहल्ले वाले भी शेखर को रोकने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उस पर तो जैसे खून सवार था। उसने इतना मारा कि अशोक जी के सिर से और होठ के किनारे से खून बहने लगा। उसकी बहन के भी चेहरे पर घाव और नील के निशान थे। वहीं से एक लड़का गुजर रहा था। जब उसने ये देखा तो दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया। अशोक जी ने पुलिस वाले को सारी बात जाकर बता दी। अशोक जी और नव्या रोए जा रहे थे। जब इंस्पेक्टर ने सारी बात सुनी तो अशोक जी और नव्या को अपने साथ लेकर शेखर का घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो शेखर ने बड़े गुस्से से दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर उसके होश उड़े थे। इंस्पेक्टर कहने लगा, ये घर किसका है? क्या ये घर तुम्हारे नाम है? शेखर नहीं में सर हिलाने लगा तो वो कहने लगा, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के मालिक और उसकी बेटी को घर से बाहर निकालने की? पुलिस इंस्पेक्टर की तेज़ और कड़क आवाज़ सुनकर अंशिका भी बाहर आ गई। वो रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी, लेकिन उसने शेखर को सबके सामने थप्पड़ मारा और अपने साथ घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गया। कहने लगा, मैं तुम्हें बताता हूँ पिता के ऊपर हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है। जब पुलिस तुम्हारी कुटाई करेगी तो तुम भूल जाओगे कि बाप को मारते कैसे हैं। ये वही बाप है जिसने बचपन में तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी खातिर भूखा रहकर तुम्हारा पेट भरा, ये दिन देखने के लिए कि आज वो बूढ़ा हो गया है और तुम्हारी सेवा करने की बारी आई है तो तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे हवालात में बंद कर दिया। वो रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर के कहने पर हवलदार ने उसकी शर्ट उतार दी थी। उसने 2 डंडे ही शेखर की कमर पर बरसाए कि अशोक जी तड़प उठे। कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को मत मारिए, इसे मैंने माफ़ कर दिया, आप भी इसे माफ़ कर दीजिए। शेखर शर्मिंदा हुआ था। इंस्पेक्टर कहने लगा, देख लिया तुमने पिता की मोहब्बत को, वो अभी भी तुम्हारे लिए तड़पता है। शेखर ने और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी और वादा किया था कि अब अशोक जी के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन क्या संतान को सीधा करने का यही एक तरीका बचा है कि पुलिस के जूते लगवाए जाएं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।